गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं इकोनॉमिक का एक न्यू लेक्चर नंबर 4, जो कि है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एग्रीकल्चर के कुछ सम क्वेश्चंस एंड सम स्कीम्स के क्वेश्चन से। तो आज हम ये सब क्वेश्चंस करेंगे। अप्रोक्स 35 क्वेश्चंस ये होंगे, 34 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 35 से अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और हम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगभग सारे खत्म कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए और उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिए। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमने समझाए हुए हैं, अगर आप वो नहीं समझेंगे, क्योंकि हम कई बार अगर पहले मैंने कुछ समझाया हुआ तो मैं कई बार उसको जल्दी से स्किप भी कर देती हूँ, उसको समझाती नहीं हूँ, जस्ट आगे बढ़ जाती हूँ। तो इसलिए आपको पहले लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी है। तो आप जाइए पहले लेक्चर्स देखिए, उसके बाद देन कम टू दिस लेक्चर नंबर 4। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। तो विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है इंटरनेशनल ट्रेड में। ये जो क्वेश्चन था ये 2020 में आया था, और 2020 कुछ अलग ही ईयर था। लास्ट ईयर क्या था कि जो इंडिया के जो इम्पोर्ट्स थे, इंडिया के जो इम्पोर्ट्स थे वो एक्सपोर्ट्स से कम थे। इंडिया के जो, जैसे कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स। इस स्टेटमेंट में दे रखा है कि एक्सपोर्ट्स वर लेस देन इम्पोर्ट्स, लेकिन लास्ट ईयर जो था वो लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन में मैक्सिमम इम्पोर्ट जो है इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया था इम्पोर्ट से, और इंडिया में जो था वो था करंट अकाउंट सरप्लस। उस टाइम पे 2020 में करंट अकाउंट सरप्लस हो गया था हमारा। 1949 से अब तक का सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चल रहा हो। तो भैया इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन, हमें क्या बतानी है स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स नहीं, एक्सपोर्ट्स कम नहीं थे, एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा हो गए थे 2020 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में ये चीज़ें डिक्रीज हुई हैं, इनका जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज हुआ नहीं। हमारी जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, इन सब चीज़ों का जो यूज़ है वो भी बढ़ता जा रहा है। आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इन सब का यूज़ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट आती है, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये हमेशा ही ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज का मोर देन इट्स इंपोर्ट। फोर्थ स्टेटमेंट आ जाती है, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट। इसमें बोला, देखो ये 2020 में आई थी ये स्टेटमेंट, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट ही है, मतलब इसमें बोला है सफर कर रहा है इंडिया, नहीं उस साल क्या था, करंट अकाउंट सरप्लस में चल रही थी इंडिया। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये तीन स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो हमारा आंसर आ जाता है सी, केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू अ ग्रेड ऑफ। वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट किसकी एक ग्रेड है, किसकी एक ग्रेड है। तो वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट, जैसे कि आपने देखा भी होगा इकोनॉमिक्स में, सॉरी हाँ इकोनॉमिक्स में जो हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसमें इकोनॉमिक्स जो पेज होता है उस पर जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर जो आती हैं बहुत सारी रैंकिंग, जैसे कि ब्रेंट ऑयल हो गया, WTI हो गया, ये सब चीज़ें, इसको WTI बोलते हैं। तो ये जो है ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस, क्रूड ऑयल का है ये, क्रूड ऑयल की एक वैरायटी है वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट, जो हमें यूके से, सॉरी जो हमें यूएसए से मिलती है। जो यूएसए से जो क्रूड ऑयल आता है उसके लिए वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट यूज़ होती है, और जो यूके से आता है उसके लिए ब्रेंट ऑयल यूज़ होती है। तो याद रखें क्रूड ऑयल की फॉर्म में ब्रेंट ऑयल भी, वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट भी। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो ऐसे ट्रिम्स वाले का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैक्सिमम लोग ट्रिप्स एग्रीमेंट पढ़ते हैं, ट्रिम्स नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो पहले हम सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर इज प्रोहिबिटेड, पता नहीं यार। सेकंड स्टेटमेंट, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए। थर्ड स्टेटमेंट, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन से कंसर्न नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें कुछ भी पता है, थोड़ा बहुत भी पता है कि जो ट्रिम्स एग्रीमेंट है वो सर्विसेज के लिए नहीं होता है, ओनली गुड्स के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रिम्स अप्लाइज ओनली टू द मीजर्स दैट अफेक्ट ट्रेड इन गुड्स बट नॉट इन सर्विसेज। ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाती है कि ये बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं, सर्विसेज में नहीं करता, गुड्स में ही करता है केवल और केवल। अगर हम इसमें से सेकंड स्टेटमेंट हटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर इज प्रोहिबिटेड। ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज ट्रिम्स रिकॉग्नाइजेज सर्टेन इन्वेस्टमेंट मीजर्स दैट कैन रिस्ट्रिक्ट एंड डिस्टोर्ट ट्रेड। वो उन सब चीज़ों को प्रोहिबिट करता है जो डिस्टोर्ट करे किसी ट्रेड को, ये बिल्कुल सही है। और दे आर नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये कंसर्न नहीं है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसके बारे में अब भी देखो, यूपीएससी जो है मतलब जैसे ट्रिप्स सब पढ़ते हैं, ट्रिम्स कम पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी लेसर इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं या जो भी है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है यूपीएससी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मीन्स ऐसी चीज़ जिससे गवर्नमेंट को फ्यूचर में रिटर्न्स मिलने की संभावना हो, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, फ्यूचर रिटर्न्स की संभावना हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं
फर्स्ट फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, सबको देने लगे तो अगर सबको एमएसपी देने लगे तो गवर्नमेंट को जो घाटा है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फायदा। कैसा है पता नहीं, देखते हैं। सेकंड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पता नहीं। थर्ड, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, अगर कोई सोशल कैपिटल डेवलप करता है तो इससे, ये तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, कि बाद में जाके मतलब सोशल कैपिटल का एक क्वेश्चन भी आया था कि सोशल कैपिटल इन सब चीज़ों में से क्या है, तो उसका जो आंसर था वो था कि सोसाइटी के अंदर जो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी को मेंटेन करना ही सोशल कैपिटल है। तो क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर ऐसा हो सकता है। फोर देखते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, अगर फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अगर फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? मेरे को तो नहीं लगता ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है? ठीक है, तो फोर्थ तो मेरे ख्याल से नहीं है, मेरे ख्याल से क्या हमें है ही नहीं, क्योंकि इससे तो गवर्नमेंट को डेफिसिट ज़्यादा होगा ना, रिटर्न्स के तो कोई है ही नहीं। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सबसे पहले तो फोर्थ को हटा दीजिए, जिसमें भी फोर्थ है ओनली 2 स्टेटमेंट रहेगी। अब तो आप कर ही सकते हो। फिफ्थ देखते हैं, वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को लोन माफ कर देना। अगर लोन माफ कर देते तभी तो बैंकिंग सेक्टर के लिए डेफिसिट है, तभी तो गवर्नमेंट को डेफिसिट है, गवर्नमेंट को वो डेफिसिट देना पड़ेगा बैंक्स को अगर वेवर कर देते हैं, तो उससे तो फ्यूचर में रिटर्न्स के कोई मतलब मायने नहीं है। तो जो फिफ्थ है वो स्टेटमेंट भी कट हो जाएगी। तो फोर्थ और फिफ्थ अगर हम 2 स्टेटमेंट कट कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता है। सिक्स्थ, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द, अगर गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाती है तो फायदा ही है ना, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाती है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे से होता है, तो जो हमारे अगर कोल्ड स्टोरेज बनते हैं तो इससे जो वेजिटेबल्स हैं या फिर जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता उनका, ठीक है, वो बच जाती हैं ख़राब होने से, उनका वेस्टेज कम होता है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट ही है, तो ठीक है ये भी इन्वेस्टमेंट है। एमएसपी तो उससे तो नुकसान ही होगा, अगर हम कंप्यूटराइजेशन करते हैं तो प्रोसेस स्मूथ हो जाएगी और सबके लिए आसान हो जाएगी, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी ठीक है। सोशल कैपिटल, हार्मनी बनाना सोसाइटी में, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना, इससे भी ये भी इन्वेस्टमेंट ही एक टाइप का, तो हो गया क्वेश्चन। तो ये आपको देखना है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब जिसको इन्वेस्ट हम उसी चीज़ में करते हैं जो जहाँ से हमें रिटर्न्स के उम्मीद हो कि हाँ यहाँ से हमें रिटर्न मिल सकता है, तो वही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 38 इज कम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें ये स्टेटमेंट्स बतानी है। The value of Indo-Sri Lankan trade has consistently increased in last decade. क्या इंडो श्रीलंका का, देखो अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है तो क्या हमें पता है कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है, किसी ईयर में डिक्रीज हो, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब लगभग ये स्टेटमेंट 90% तक रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मैक्सिमम जो ट्रेड होता है, जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो टेक्सटाइल में ही होता है, क्योंकि बांग्लादेश है बहुत ज़्यादा ही टेक्सटाइल्स वहाँ पे बनते हैं, सबको पता है ये चीज़। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है कि वहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो ट्रेड होता है वो टेक्सटाइल्स में होता है। तीसरा स्टेटमेंट, इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साउथ एशिया में जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है वो है, ट्रेडिंग जो पार्टनर है वो है बांग्लादेश, वो है हमारा बांग्लादेश, उसके बाद हमारा आता है नेपाल, उसके बाद हमारा आता है श्रीलंका, उसके बाद हमारा आता है पाकिस्तान, देन भूटान, देन अफगानिस्तान एंड देन मालदीव्स, मालदीव सबसे पीछे, तो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा, सेकंड पे है नेपाल। तो लास्ट 5 years में नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, नेपाल नहीं है। तो और नेपाल से तो अभी हमारी लड़ाई वड़ाई भी चल रही है, वो तो वैसे ही बंद है, चाइना से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो सेकंड, अगर हम रॉन्ग, सेकंड क्या है, सही है, सॉरी सेकंड सही है, तो 3 में सही है। अगर थर्ड हमारा रॉन्ग है, थर्ड इसमें भी होंगे, थर्ड इसमें भी होंगे, सेकंड सही, तो फर्स्ट देखना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंकन ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड, क्या इंडो श्रीलंकन ट्रेड जो हमारा है क्या वो इंक्रीज हुआ है लास्ट डिकेड में? तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, ऐसा नहीं है, हमारा कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सेकंड। आपको ऐसे ही तुक्के लगाने होंगे पेपर में भी, क्योंकि सब कोई नहीं पढ़ के जाता। इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स देख लिए किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, कौन सा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कौन स्मॉलेस्ट है, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टील स्लैग किस में यूज हो सकता है? देखो ऐसे क्वेश्चन वही है, अगर आपको पता है तो ये आप कर पाओगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इसमें भी होता है स्टील स्लैग यूज। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सॉइल, इसमें भी होता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, इसमें भी होता है। और स्टील स्लैग में मेनली जो होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन होते हैं, जो सॉइल को बहुत ज़्यादा इनरिच करते हैं। सीमेंट में भी ये यूज़ होता है बाई को ग्राइंडिंग विद ओपीसी, क्लिंकर एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। और बेस रोड बनाने में, क्योंकि इट प्रोवाइड्स इट हाई डेंसिटी एंड हार्डनेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रोड। तो यही सब चीज़ें हैं कि स्टील स्लैग किस किस में यूज़ होता है, तो सब में यूज़ होता है स्टील स्लैग। दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस जो मैक्सिमम आजकल यूपीएससी ज़्यादा पूछ रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पल्स प्रोडक्शन के बारे में देखो, पल्स प्रोडक्शन के बारे में ब्लैक ग्राम, ग्रीन, सबको तो नहीं देखेंगे हम, तो अब हम देख लेते हैं कि ऑल द स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, पता नहीं, मे बी नॉट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, क्या ऐसा है कि ग्रीन ग्राम ही, जितनी भी इंडिया में इतनी सारी पल्सेस होती हैं, तो क्या नियरली हाफ जो है वो ग्रीन ग्राम ही है? ऐसा तो मैंने तो नहीं पढ़ा है, मतलब किस नियरली हाफ मतलब 50% तक ग्रीन ग्राम ही हो रहा है, और पल्सेस इतनी सारी हैं, मूंग दाल फलाना दिखाने इतनी सारी हैं,
तो क्या वो पीछे मतलब उनका कोई परसेंटेज नहीं है कि ग्रीन ग्राम ही है? तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग लग रही है। अगर हमें ये स्टेटमेंट रॉन्ग लग रही है तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार पहले ही। तो देखो अगर हमें 2 रॉन्ग लग रही है तो 2 रॉन्ग, इसमें कट गया, इसमें कट गया, इसमें कट गया, तो आंसर बच गया ए। डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा इससे। अगर हम थोड़ा सा भी तुक्का लगा लेते हैं, हम देख रहे हैं इन द लास्ट 3 डिकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड, सो दिस स्टेटमेंट वुड ऑब्वियसली बी रॉन्ग अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो। ठीक है, सॉरी। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ब्लैक ग्राम है वो बोथ एज ए रबी क्रॉप एंड आल्सो एज ए खरीफ क्रॉप भी ग्रो होता है। इट इज कल्टिवेटेड थ्रू आउट द कंट्री और इट इज़ बेस्ट सूटेड टू राइस फेलोज ड्यूरिंग रबी इन साउदर्न एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो मतलब राइस के बाद जो बच जाता है उसमें ये उगाने में बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा होता है ये। तो ये होता है पल्स प्रोडक्शन के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट ईयर के लिए तो जो ऑयल सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीड्स का ट्रेंड पूछा जा सकता है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के हमें क्या बताने हैं, कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसियोमीटर यूज, वर्टिकल फार्मिंग। देखो इसमें जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा ही, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन होगा क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट को इनरिच करता है और इसमें क्या होता है नाइट्रोजन को इनरिच करता है और ये जो ड्रॉट कंडीशंस या फिर उससे रेजिस्टेंट होता है तो उसमें ये ग्रो कर जाता है। टेंसियोमीटर यूज एंड वर्टिकल फार्मिंग, ऑल दी फोर्स जो है वो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में आते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चारों ही जो है वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। फर्टिगेशन क्या होता है? जब हम इरिगेशन करते हैं उसमें फर्टिलाइजर मिला के खेतों में डाल दो तो उसके क्या फ़ायदे हैं? तो उसके क्या फ़ायदे हैं देख रहे थे। कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, हो सकता है इससे कंट्रोल हो जाए, बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेट फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। क्या सारे फॉस्फेट के फर्टिलाइजर ऐसे डाले जाएं उनकी एप्लीकेशन एफिशिएंट? ऐसी बात नहीं है। ऑल आ गया, ऑल मतलब लगभग एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखी है, इस करेक्ट नहीं होती है यूपीएस में। अगर हम 2 को भी काट देते हैं ना तब भी हमारा आंसर आ जाता है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, ये बिल्कुल सही है। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इन क्वेश्चन को देख के आपको क्या पता चलता है कि अगर आप लगभग एक स्टेटमेंट को भी कर पाते हो ना, एक स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको रॉन्ग या राइट प्रूव कर पाते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जा रहे हैं जो क्वेश्चन हमने देखे भी नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। सेकंड सेक्शन हमारा सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स, मेनली इसमें स्कीम्स वाले क्वेश्चन हैं। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। देखो सोशल कैपिटल क्या होती है? सॉरी ये क्वेश्चन अभी आया, मेरे को लगा मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। सोशल कैपिटल क्या होती है? सोशल कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जिससे हमें कुछ रिटर्न्स मिले, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सोशल मतलब सोसाइटी में ऐसा क्या करें कि हमें बाद में रिटर्न्स मिले। देखो द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन पॉपुलेशन, दिस में भी ठीक है, हो सकता है लिटरेट्स करने सोशल कैपिटल बने। द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होना ये तो नहीं है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी, देखो सोसाइटी में अगर म्यूचुअल ट्रस्ट होगा और हार्मनी होगी तो जो लिटरेट्स पर्सन है वो भी अपने जो कैलिबर है उसका ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। तो इन दोनों में जो ज़्यादा स्टेटमेंट सही है वो है डी। ठीक है, तो सोशल कैपिटल का जो ये इसी को सोशल कैपिटल बोलते हैं कि जो सोसाइटी में म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी को मेंटेन किया जा सके। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर स्टेट्स बिकॉज, देखो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन सब स्टेट्स में सेम नहीं है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइस लेवल जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी स्टेट में 20 रुपीज़ में 20 to 30 रुपीज़ में आप पूरा पेट भर के एक टाइम का खाना खा सकते हो और दिल्ली जैसे शहर में आप 50 रुपीज़ में 1 टाइम का खाना खा सकते हो। तो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे सब्सिस्टेंस कितना लोगों का, कितने रुपए में वो अपना चला पा रहे। तो प्राइस लेवल्स अलग है स्टेट टू स्टेट, तो इसलिए ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन भी किसी स्टेट में ज़्यादा है और किसी स्टेट में कम है। तो दिस स्टेटमेंट इज बी। अब ज़्यादा जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। With reference to provision made under the National Food Security Act 2020, consider the following statement. National Food Security Act के बारे में हमें statements बतानी है। सबसे पहला, the families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized food grains। क्या केवल जो BPL के अंदर है क्या वही eligible हैं ये फूड लेने को? क्या वही families eligible हैं? देखते हैं आगे। The eldest woman in the household of age 18 years or above should be the head of the household for purpose of issuance of ration card। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल 18 साल से ऊपर वुमेन का ही कार्ड बनेगा और उसी के नाम से जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चीज़ बिल्कुल सी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये है। और थर्ड स्टेटमेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर इंटाइटल्ड टू टेक होम राशंस ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ। देखो एक चीज़ है मैं बताती हूँ कि 1600 जो कैलोरी लिख रखा है ना, अगर नॉर्मल बॉडी को देखा जाए ना तो 2000 कैलोरी टू 2500 कैलोरी तक अप्रोक्स किसी पर्सन को दिन में चाहिए इतनी कैलोरीज ईट करने के लिए। अगर 1600 ही गवर्नमेंट दे देगी, 1600 क्या गवर्नमेंट दे सकती है? इतनी ज़्यादा कैलोरीज गवर्नमेंट नहीं देती है, शायद एक टाइम का खाना दे सकती है। अगर 3 टाइम्स है, अगर 1600 को भी हम 3 से डिवाइड कर दें तो 1600 मान ले 2000 ही मान ले, मैंने बताया कि 2000 अप्रोक्स है तो मान ले 777
700 कि एक टाइम का खाना गवर्नमेंट आंगनबाड़ी या किसी कहीं से प्रोवाइड करते हैं, तो 700 हो सकता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए, पूरे दिन का खाना तो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है, 700 के आसपास हो सकता है। और लेकिन ये जो ऑफिशियल है वो है 600 कैलोरी, 600 कैलोरी पर डे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ना कि 1600 कैलोरी। ये देखो एक बिल्कुल एक 1 लगा दिया है, उसी से आपको वो कर दिया, ठीक है। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट तो क्या है, रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट द फैमिली कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली वाली स्टेटमेंट्स है ना, मैक्सिमम जो है ना वो रॉन्ग ही होती हैं। बीपीएल को थोड़ी ना, ऑल वुमेन्स, ये थोड़ी ना एससी एसटी कैटेगरी की वुमेन है, और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन उन सबके लिए टेक होम राशन और फूड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आगे आंसर बी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे एक है विद रेफरेंस टू पीएम कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीएम कौशल विकास योजना के बारे में हमें स्टेटमेंट देखनी है। तो मैं तो चाहूंगी कि आपको 4-5 चीजें इस स्कीम के बारे में बता देती हूँ, अगर आप कहीं नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो पीएम कौशल विकास योजना, ये जो पीएम कौशल विकास योजना है ये 2015 में लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है? 2015 में लॉन्च की गई है। और किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 2015 में पीएम कौशल विकास योजना लॉन्च की है। और जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है वो है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इसको क्या कर रही है? इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे ये करते क्या, पीएम कौशल विकास योजना में इनका मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है इनका स्किल इंडिया, सबको स्किल दो, एंड देन स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम, और जो आपको स्किल दे रहे हो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम, ठीक है। और उसके बाद है अगर किसी को पहले ही कोई स्किल आती है, जैसे कि कुछ भी हो सकती है, कोई भी स्किल होती है, किसी को खाना बनाना आता है या शेफ है, कुछ भी है, उसको पहले ही आता है, तो उसकी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो उसकी प्रायर लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज करो और उसको भी क्या दो? सर्टिफिकेट दो उस चीज़ का कि उसने पहले ही ये चीज़ लर्न कर रखी है, तो उसको ये स्किल आती है, तो उसको भी इसको सर्टिफिकेट दो। तो ये 3 थिंग्स पीएम कौशल विकास योजना में इंश्योर की जा रही है। तो आपने देख ही लिया ये पीएम कौशल विकास योजना जो है वो क्या क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब हम देख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट का आंसर क्या है, ठीक है। इट इज़ ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पढ़ा जो पीएम कौशल विकास योजना है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही देखो 50-50 पे पहुंच जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। ये बिल्कुल सही बात है, उसमें हमें उसको स्किल्स ही प्रोवाइड करनी है ना हर किसी भी चीज़ में, तो ये करता है। थर्ड है, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये भी बिल्कुल सही है, जो अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है उसको स्किल प्रोवाइड करना ही तो इसका मेन एम है। तो ये स्टेटमेंट इसकी हो जाती है 2 और 3, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी दोनों स्टेटमेंट की सही है। तो पीएम कौशल विकास योजना के बारे में ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कौन सी स्कीम है? सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है। सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लेके आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और जो ये स्कीम है ये आई थी 2015 में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन किया जाता है, क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन ऑफ फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स, इन सब का टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स होता है, एट एन इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स के इंटरवल पे ये चीज़ होती है। और जो सोयल सैंपल्स हैं 2 times a year आर कलेक्टेड, साल में 2 बार जो सोयल सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। 2 times a year, कब? एक बार जब रबी की फसल कट जाती है, एक बार जब खरीफ की फसल कट जाती है, मतलब वहाँ पे कोई फसल नहीं होनी चाहिए, जो खाली खेत होना चाहिए वहाँ से वो सोयल उठाएंगे, ठीक है। और इसके और मेन चीज़ बात है ये किस चीज़ को मेजर करते हैं? 12 न्यूट्रिएंट्स के बारे में ये बताते हैं। उन 12 न्यूट्रिएंट्स के क्या नाम है? शायद आ भी सकते हैं 12 न्यूट्रिएंट्स में। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को बता रहे हैं? तो इसमें है पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, 3 दे हैं। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम मैक्रो की बात करें जैसे कि NPKS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये हैं 4, ठीक है। और हैं जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। ये हो गए टोटल 12 न्यूट्रिएंट्स जो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम में जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें कम है, क्या है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए 12 न्यूट्रिएंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सोयल सैंपल्स जो 2 टाइम्स कलेक्ट किए जाते हैं, प्रोपोज रिकमेंडेशन कब आई थी, कौन सी किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ये आपने देख लिया। तो इसको हम कट कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं क्या क्या है। नेशन वाइड एम सेट, फर्स्ट है एक्सपेंडिंग द कल्टीवेशन एरिया अंडर इरीगेशन। क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है?
कि इरिगेशन के अंडर एरिया बढ़े, नहीं, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। सेकंड, इनेबलिंग द बैंक्स टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोइल क्वालिटी। ये हो सकता है, कैसे हो सकता है ये चीज़ कि जब बैंक्स को पता होगा कि किसी फार्मर की सोइल कितनी ज़्यादा फर्टाइल है, अगर वो कोई लोन लेता है बैंक से और बैंक देखता है कि उसकी सोइल कितनी ज़्यादा फर्टाइल है, कि क्या वो अगर कोई फसल बोता है क्या वो इस सीजन में उसको उतार पाएगा कि नहीं उतार पाएगा, तो इससे वो अपने रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और थर्ड, चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्म एंड सीएस, ये भी पता चल जाएगा कि कौन कितना ओवर यूज कर रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड एंड थ्री। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा, तो करेक्ट में तो यही आ गए हैं, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, क्या सब निकालती है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम, तो नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में हम फिर से एक नया, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आपको बता देती हूँ मैं। नेशनल पेंशन स्कीम, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, ये जो आई थी स्टार्टिंग में 2004 में आई थी, ठीक है, 2004 में आई थी। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आई थी एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद इसको जो रेगुलेट करता है और जो इम्प्लीमेंट करता है वो है PFRDA। PFRDA ये इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो भी करता है, ठीक है। और ये जो है ऑल सिटीजन्स के लिए है, वेदर दे आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, या वो रेजिडेंट है नहीं, सभी सिटीजन्स के लिए है। लेकिन हाँ एक्सेप्शन है, ये OCI कार्ड होल्डर या जो PIU है उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन सब सिटीजन्स के लिए है जो कि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और जो कि एज गैप में है 18 to 65 ईयर्स, 18 to 65 ईयर्स की जो एज गैप में है उन्हीं के लिए है नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। और इसमें जो है टू अकाउंट्स है, टीयर 1 अकाउंट और एक है टीयर 2 अकाउंट। जो टीयर 1 अकाउंट है वो नॉन विड्रॉल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद ही जिसका आपको पैसा मिलेगा वो परमानेंट है, उससे पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये नॉन विड्रॉल वाला है टायर 1। और जो टायर 2 वॉलंटरी विड्रॉल अमाउंट है, इसको आप कभी भी वॉलंटरी इसमें से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो ये 2 अकाउंट्स में मैनेज किए जाते हैं। तो आपने देखा कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, कब आई, कैसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आंसर क्या है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट्स बतानी है। रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली, क्या ओनली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट भी थे इसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पर्सन्स ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 के 21 to नहीं 18 to 65 एज ग्रुप के जो थे वो थे इसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यस ये है, इंक्लूडिंग दोज आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्म्ड फोर्सेज वाले इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट हो जाता है सही। अगर एक बार आपको उसके सारे फीचर्स पता चल गए ना, तो 1 मिनट में आप स्कीम्स के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं जितने भी स्कीम्स है उसको पहले कर रही हूँ। आ जाता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अभी मैंने बताया पीएम कौशल विकास योजना का ये एक पार्ट है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसमें क्या किया जाता है, अगर आपको पहले ही जो चीज़ आती है उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, सर्टिफिकेशन द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल, हाँ उसको पहले ही आती थी, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इसी को बोलते हैं। सेकंड है इनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटी फॉर डिस्टेंस लर्निंग, ये नहीं है। रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब टू रूरल, ये भी नहीं है। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर, नहीं, ये तो फिर नॉर्मल हो गया ना, स्किल इंडिया मिशन हो गया ना, तो स्किल इंडिया, ठीक है, ये हो गया। तो 7th क्वेश्चन हो जाता है हमारा। अब 8th क्वेश्चन है हमारा अटल पेंशन योजना। अब हमारा 8th क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना। अब हम अटल पेंशन योजना के बारे में ना करें तो ये हमारे लिए गलत होगा। अब हम अटल पेंशन योजना के बारे में कर लेते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है, कब आई, कैसी है। देखो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये, ठीक है। 2015 में ही आई है अटल जो वाली स्कीम्स है, 2015 के बाद ही आई है मैक्सिमम। और ये लगभग ऑल इंडियंस के लिए है, ऑल इंडियंस के लिए, वेदर दे आर पुअर, दे आर अंडर प्रिविलेज्ड और दे आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सब के लिए ये। और इसमें जो एज ग्रुप है 18 to 40 एज ग्रुप है, उसमें कितना था 18 to 65 था, इसमें कितना 18 to 40 है। और इसको भी एडमिनिस्टर कौन करता है, PFRDA जो ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। अब आ जाता है कि इसमें क्या है कि आपको एक कुछ मिनिमम पेंशन दी जाएगी 60 ईयर्स जब आपके हो जाएंगे। तो इसमें है मिनिमम आपको 1000 से लेके मैक्सिमम 5000 तक की आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसके स्पाउस, अगर उसका कोई स्पाउस है, अगर मान ले जो जिसका अकाउंट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी स्पाउस को ये वाली जो पेंशन है वो दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो उसके चिल्ड्रन है उसको ये नहीं दी जाएगी। और उसके बाद क्या ये टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, यस, ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट। अगर कोई जॉब करता है तो उससे वो टैक्स बेनिफिट भी वो कर सकता है, तो ये सबके लिए, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट भी है इसमें। तो ये आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें अटल पेंशन योजना सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मेनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ये टारगेट करती है। अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अटल पेंशन योजना
के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज़ मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम, बिल्कुल मिनिमम इतनी तो मिलेगी, मेनली टारगेटेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, बिल्कुल सही बात है, ये वहीं पे है, ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अब है ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन ज्वाइन दिस स्कीम, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, मतलब ऑल ज्वाइन कर सकते, फॉर ऑल इंडियंस के लिए तो सब ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 18 to 40 ईयर्स में, तो ओनली वन मेंबर, ये भी बिल्कुल गलत है, तो 2 स्टेटमेंट इसमें भी रॉन्ग होगी, ठीक है। अब सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ, ये बिल्कुल सही है कि उसके स्पाउस को भी उतनी ही मिलेगी जितनी उसको मिल रही थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखा आपने कितने आराम से क्वेश्चन हो गया, अगर आपको किसी स्कीम की फुल नॉलेज है ना तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, हलवा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अब आगे 9th क्वेश्चन, पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना, अगर आपको पता है अब हम क्या करने वाले हैं, पीएम मुद्रा योजना के बारे में पहले पता करने वाले हैं कि पीएम मुद्रा योजना है क्या, ठीक है। पीएम मुद्रा योजना, ठीक है, पीएम मुद्रा योजना क्या है, कब आई, ठीक है, पीएम मुद्रा योजना आई 2015 में, सबसे पहली बात। इसकी मुद्रा की जो फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, क्या होती है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये होती है मुद्रा। इसमें जो है आपको 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं, 50,000 टू, मतलब कम से कम 50,000, मतलब कम से कम क्या 50,000 से कम के भी दिए जाते हैं, मतलब लोन्स दिए जाते हैं अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट्स, नॉन फार्म सेक्टर्स, एमएसएमई, वुमेन, एससी एसटी, इसमें क्या दिए जाते हैं, लोन्स अप टू 10 लाख तक इसमें लोन दिए जाते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू दिए जाते हैं, डायरेक्ट पीएम मुद्रा योजना के थ्रू नहीं दिए जाते, थ्रू जो एनबीएफसीज हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू दिए जाते हैं। अब ये आपको पता चले किसको दिए जाते हैं, नॉन फार्म सेक्टर को, एमएसएमई को, वुमेन को, एससी को, माइनॉरिटीज़ को, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, ठीक है। और इसमें 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं, शिशु, किशोर, ये सब आपने सुना ही होगा, तरुण। इसमें लेस देन 50,000 के लोन है, इसमें 50 से 1000 से लेके 5 लाख तक के लोन है, और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक के लोन है, तो ये सब इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और याद रखना ये कोलेटरल फ्री लोन को इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, कोलेटरल फ्री लोन्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, आपसे कुछ नहीं लिया जाता, डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो देखा आपने, अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का सही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट, किसके लिए एम है ये योजना, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। ये जो जितने भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाना चाहती है, ताकि वो बैंक अकाउंट खुलवाए, वहाँ से लोन ले, सेविंग करें, इंश्योरेंस, ये सब कुछ करें। प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए तो थे नहीं। प्रोवाइडिंग पेंशन स्कीम भी नहीं है। फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलप, ये भी नहीं है। तो क्या मीन, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, उनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब थोड़ा बहुत लोन प्रोवाइड कर देना ताकि वो चलते रहें। तो ये हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब 10th आ जाता है सव्यम स्कीम। सव्यम एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट, सव्यम क्या है देखो, अब हमें पता है आपको हम क्या करने जा रहे हैं। सव्यम, जो सव्यम है ना, इसकी फुल फॉर्म ही आप देख लो, ये है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। और ये क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, 2017 में लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं इसमें, ठीक है, ये सब चीज़ें। एक और होता है सव्यम प्रभा, एक और अगर आपने नाम ना सुनाओ तो मैं आपको बता देती हूँ, सव्यम प्रभा एक चीज़ है, ये क्या है, DTH, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन एजुकेशन चैनल। इसमें गवर्नमेंट फ्री में चैनल में प्रोवाइड करती है, उसमें जो सैटेलाइट की यूज़ होता है वो है GSAT-15, जिसे याद रखना। ये जो है टीवी का चैनल है सव्यम प्रभा, और जो सव्यम है ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। अब हम देख लेते हैं क्या है सव्यम। क्या प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नहीं, प्रमोटिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, क्या ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, नहीं। प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ, क्या हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, नहीं। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री, ये बिल्कुल सही है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अफोर्डेबल क्वालिटी, ये उसके लिए, ठीक है। तो सव्यम आपको पता चल गया, सव्यम प्रभा भी आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम, कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, देखो आपको स्टैंड अप से समझ में आ रहा है, स्टैंड अप मतलब किसी को खड़ा करना। खड़ा किसको करना, जो पहले ही थोड़े से डिसप्रिविलेज्ड हैं, जिसको प्रिविलेज नहीं है, जैसे कि SC ST वुमेन, मेनली ये, इनको स्टैंड अप करना है हमें, इनको एम्पावर करना है। ये स्कीम जो आई थी 2016 में आई थी, कौन सी मिनिस्ट्री लाई थी, बाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसमें क्या है, लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें क्या लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के इसमें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। किसको, SC ST वुमेन को, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग देम, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग देम, उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। और हर एक बैंक ब्रांचेस को मतलब 2 तो लोन देने ही होते हैं, मतलब एक वुमेन को, एक SC ST को, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को इंप्रूव करने के लिए। और उनको रुपी विड्रॉल के लिए रुपे कार्ड जो है ना, सॉरी क्या ही लिख रही हूँ यार मैं,
रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड दिया जाता है विड्रॉल के लिए, ठीक है। और ये कौन लीड कर रहा है? सिडबी अलॉन्ग विथ डिक्की। डिक्की का शायद आपने नाम सुना होगा, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सिडबी डिक्की के साथ मिलकर ये स्कीम चला रही है। तो आपने देखा कितनी सारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, किसके लिए है, आपने सब देख ली, कौन से ईयर में आई है, 2016 में आई है। तो हम देख लेते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन से इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एसटी वुमेन। में बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। सिडबी इसको कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी स्टेटमेंट हो जाती है सी, ठीक है। आ गया समझ में? बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर मैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताऊं, 2014 में ही ये स्कीम लाई गई थी। क्यों लाई थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें क्या किया गया था ना कि सब अकाउंट खुलवाने, फ्री अकाउंट, मतलब इसमें क्या होता है, फ्री अकाउंट खोलने बोला गया था कि जो भी है सब फ्री अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में जाके, ताकि लोग जो हैं वो बैंकिंग से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं और एक्सपेंड हो हमारी जो बैंकिंग जो फाइनेंशियल सर्विस है वो एक्सपेंड हो, मतलब टू एक्सपेंड अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, क्रेडिट हो गया, इन सब चीज़ों को फाइनेंशियल जो सर्विसेज है ना उसको एक्सपेंड करने के लिए था ये, एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। तो ये होती है पीएम जनधन योजना। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन, नहीं। प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, नहीं। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिल्कुल सही। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ये नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ताकि फ्री में लोग बैंक अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। आ गया। अब आ गया 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, सॉरी, कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब एक काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जबकि रिक्वायर नहीं है वो, ठीक है। उन मतलब जो अगर वो ना भी हो ना तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो जीरो है, मतलब वेदर दे आर एम्प्लॉयड और नॉट, प्रोडक्टिविटी उतनी होनी है, मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है इसका मतलब वो जीरो है, वो कुछ इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। देखो ये चीज़ नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये तो वो हो गया ना, अंडर वो क्या बोलते हैं उसको, अनएम्प्लॉयमेंट वाला ही केस हो गया ना। बहुत सारे पीपल बिना बात के वो है, लेकिन वो तो लगे हुए हैं, तो दिख ही नहीं रहे ना, डिस्गाइज्ड है, दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। अवेलेबल तो है लेकिन वो उसी में लगे हुए हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी जीरो, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स लो नहीं, जीरो ही, अगर वो हट भी जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और भी बहुत सारे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जैसे कि सीजनल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, साइक्लिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, बहुत सारे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आते हैं 14th नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस का कौन सा पार्ट है, ठीक है। द इंक्लूसिव गवर्नेंस मतलब इंक्लूसिव कोई भी चीज़ होती है आपको लास्ट लेवल तक पहुंचना, लास्ट आदमी तक पहुंचानी है जो भी सर्विसेज हैं वो। परमिटिंग दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। देखो बैंकिंग और नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कर दी तो उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी उतना ही ज़्यादा वो ग्राउंड लेवल पर काम कर पाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में बताना, कौन कौन से इंक्लूसिव कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रही है कौन कौन सी सर्विसेज। और द 15th, विद रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ आशा ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। आशा वर्कर्स का क्या काम है? आशा वर्कर्स का क्या देख लेते हैं। अकम्पनिंग वुमेन टू हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप, बिल्कुल सही बात है। वो घर घर जाती हैं, देखती हैं, उनको चेक वेक करती हैं, सब कुछ करती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सॉरी इज करेक्ट, ठीक है। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, यस, ये वुमेन को सेंसिटाइज करती हैं कि आपको क्या न्यूट्रिएंट्स खानी चाहिए, कौन सी मतलब ये इम्यूनाइजेशन भी करती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। कंडक्टिंग द डिलीवरी, भाई डिलीवरी थोड़ी ना करेंगे, डॉक्टर करेगा ना डिलीवरी। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ही और सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर आ जाता है ए, ठीक है। आ जाते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव लाइवलीहुड मिशन सिक्स टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ रूरल पुअर। कैसे? मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में क्या है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए जाते हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जाते हैं ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ पैसे आपस में जोड़ते रहते हैं, कुछ एक पूल बना लेते हैं, वो आपस में उसी से इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब मान ले 1000 रुपये हैं, किसी 10 वुमेन का ग्रुप है, ठीक है, वुमेन या मैन का जो भी है, अगर उसने 1000 रुपये जोड़ लिए तो अगर किसी वुमेन को चाहिए तो वो 1000 रुपये इंटरेस्ट पे ले सकती है, इनसे लो इंटरेस्ट पे, ठीक है, उसे किसी और से नहीं मांगने पड़ेंगे, तो वो इससे इंटरेस्ट पे ले सकती है और एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद वो उसको लौटा सकती है। तो इस पुल में जो इंटरेस्ट है वो भी जुड़ जाएगा और 1000 रुपीज़ तो है ही, तो उनको ऐसे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई सेटिंग अप ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर रहे हैं, नेशनल रूरल इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर रहे हैं। बाई स्ट्रेंथिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट। हाँ, और एक और चीज़ कर रहे हैं कि उन लेडीज़ को स्किल डेवलपमेंट स्किल दी जा रही है, उन लेडीज़ को स्किल दी जा रही है ताकि वो कोई भी मतलब कोई शॉप खोले या कुछ भी बनाना शुरू करे, वो उसको बेचे और वो पैसे फिर स्कूल में आ सके ताकि वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या था? फर्स्ट रॉन्ग था, अच्छा बाई सप्लाइंग सीड्स, ये भी रॉन्ग है, तो सेकंड सही है बिल्कुल, ठीक है।
अब आ जाते हैं 17th क्वेश्चन में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो सबसे पहले तो इसने एक फैक्ट ही बता दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरा है यूएनडीपी। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स याद रखना किस किस चीज़ को वो लेता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को देखता है। सबसे पहले एजुकेशन, उसके बाद है हेल्थ, और उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन में बात करें तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और चाइल्ड इनरोलमेंट, 2 ही थिंग्स हैं। हेल्थ है, उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड 2 ही चीज़ें, और स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें, मतलब जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकें। तो हम देख लेते हैं कि कौन से डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, एंड एसेट्स एंड सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, मतलब कितना उसका स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल सही बात है, ये जो चीज़ देखता है। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या देख रहा है नेशनल लेवल पे, नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नहीं देख रहा। एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, ये भी नहीं देख रहा, तो इसकी स्टेटमेंट हो जाती है ए। तो इसका आंसर हो जाता है ए। अब आते हैं 18 क्वेश्चन पे, द एंडेवर ऑफ जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम। देखो जननी सुरक्षा योजना, अब आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, एज ऑलवेज जननी सुरक्षा योजना, ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आती है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आती है। 2005 में ये स्कीम लाई गई थी, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और इसमें क्या दिया था, इंटीग्रेट्स कैश असिस्टेंस प्लस डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है, कैश दिया जाता है प्लस डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। और याद रखना जो ये कैश दिया जाता है ना, ये एज ऑफ द वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें क्यों की है, टू डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। अगर वो हॉस्पिटल में आके ही करवाएंगे तभी उनको ये कैश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, बहुत सारी लेडीज पैसे के लिए ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराती है कि आपको कुछ तो पैसे मिलेंगे, 2500 के आसपास इसमें मिलते हैं पैसे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सी है जननी सुरक्षा योजना के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट सही है। टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये बिल्कुल सही बात है। टू प्रमोट मॉनिटरी असिस्टेंट टू द मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। टू प्रमोट द एज टू प्रोवाइड फॉर वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड कम, ये थोड़ी ना कि वो काम करेगा 2500 रुपये में, थोड़ी ना उसका वेज लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ए, ये सही है, 18th का ए। कई जगह इसका आंसर डी भी दे रखा है, एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना, कई जगह इसका डी रखा है, कई जगह ए दे रखा है, तो मेरे को इसका आंसर ए लग रहा है। नेक्स्ट गोज टू यू, इसका आंसर क्या होगा। अब देख लेते हैं 19th क्वेश्चन, द एम्प्लॉयर्स ऑफ विच ऑफ द अबो कैन हैव सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर ESIC, किसके ESIS स्कीम के अंदर किसको मिलेगा। देखो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं ना, सबको ही मिलेगा, वेदर दे आर इन होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सब ही में एम्प्लॉयर को कुछ अमाउंट डालना होगा, जिससे कि वो अकाउंट बनाना होगा, और उससे उसका पेंशन या फिर जो भी है वो अकाउंट में इकट्ठे होते रहेंगे पैसे। अब आ जाते हैं 20 क्वेश्चन में, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, कैसे, ये जो है डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़ कैसे करती हैं। ठीक है, ये देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़ एक्ट एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द, क्या डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी पंचायती राज की तरह मतलब एक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये कैसे सही हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी कैसे बिहेव करने, उसको कंट्रोल कर सकती हैं, एक्ट एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकती। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, DRDA अंडरटेक एन एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन, प्रिपेयर डिटेल्ड रेमेडियल मेजर्स। डिस्ट्रिक्ट में मान ले 1000 गांव हैं और 1000 गांव में अलग अलग प्रॉब्लम्स है क्या, और अलग अलग तरीके के पुअर लोग हैं, क्या उनकी पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन का अलग अलग प्लान बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज, ऐसा तो नहीं है। मतलब बिल्कुल डिटेल प्लान बनाए उन्हीं की, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, DRDA सिक्योर इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ये वो कर सकती है, एंड कोऑपरेशन ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंटी पॉवर्टी, ये चीज डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज कर सकती है। नेक्स्ट में आते हैं, DRDA वॉच ओवर एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इंटेंडेड फॉर एंटी पॉवर्टी, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी चीज डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज करती है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो इसका आंसर हो जाता है बी। 21 क्वेश्चन में आते हैं, 21 क्वेश्चन में आते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा से कौन बेनिफिट होंगे, हमें ये देखना है। देखो मनरेगा में क्या है, नॉर्मली बात है, मनरेगा में कोई भी गांव का आदमी जाके, जो कि 18 से ऊपर है वो जाके काम कर सकता है, जिसमें स्किल ना चाहिए, अनस्किल्ड लेबर, मतलब अनस्किल्ड लेबर कर सकता है, उसको 100 दिन का कुछ इंप्लॉयमेंट देगा और मिनिमम वेज दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी जाके कर सकता है। इसमें देखा, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली दिस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नहीं, एडल्ट मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं, एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज नहीं, सभी कर सकते हैं। ठीक है, अदर क्वेश्चन नंबर 22 पे, इंक्लूसिव ग्रोथ एज इनिशिएटेड इन द 11th 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये आपको पता ही होनी चाहिए, इसमें क्या नहीं होगा। देखो वैसे भी नॉर्मल इसमें पूछा गया कि कौन सा 11th 5-year प्लान में नहीं होगा, मतलब तुक्का ही लगा लेते हैं, इंक्लूसिव होना चाहिए वो चीज़। रिडक्शन इन पॉवर्टी तो हो सकता है कि भाई इंक्लूसिव है, ये तो हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट दे सकती है, इंक्लूसिव है। स्ट्रेंथिंग ऑफ कैपिटल मार्केट से मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का कुछ लेना देना नहीं हुआ। रिडक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यस ये भी इंक्लूसिव है, तो यही हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर सी है, मतलब ये गलत है,
क्वेश्चन के हिसाब से, और ये कौन सा नहीं है, इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब आ गया 23, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इन अ सस्टेनेबल मैनर इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री विच आर दोस क्रॉप। कौन सी क्रॉप्स को नेशनल फूड, देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में है ना 2 रुपये किलो चावल, सॉरी 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये सब दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से फूड्स को ग्रो करने के लिए मेन ध्यान दिया गया, तो याद रखना राइस तो वेट तो है ही, साथ में पल्सेज एंड ऑयल सीड्स भी हैं, क्योंकि जब नेशनल फूड सिक्योरिटी में 1 बोतल तेल की दी जाती है, कुछ दाल दी जाती है, 1 किलो दाल दी जाती है, कुछ चावल दिए जाते हैं और कुछ गेहूँ दिए जाते हैं, 4 चीज़ें दी जाती हैं। नेशनल नॉर्मल भी अभी जो आधार कार्ड से जो सामान मिला था उसमें 4 चीज़ें दी जाती है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए वो करेंगे, बोलेंगे करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ये 4 चीज़ें, तो इसका हो जाता है सी आंसर। अब हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन रिसेंट पास्ट। राइस के प्राइस को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? सबसे पहले एमएसपी यस करता है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग करती है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग करती है, कंज्यूमर सब्सिडीज करते हैं, नॉर्मल सी बात है यार, हर चीज़ करेगी, तो इसका आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 25 में, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम द शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है? सीधी सी बात है, देखो एक चीज़ याद रखना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो क्रेडिट दिया जाता है ना 1 लाख तक का है। अब देख लेना, अब उसके हिसाब से आपको ऑप्शन लगाने, ठीक है, 1 लाख तक का है। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, क्या ये है? हो सकता है, मे बी नॉट। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, क्या आप 1 लाख रुपए में हार्वेस्टर ट्रैक्टर और मिनी ट्रक खरीद सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, इतने बड़े बड़े सामान 1 लाख में कैसे खरीद सकते हो भाई? तो सबसे पहले तो 2 कट जाता है, अगर 2 कट जाता है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि कंबाइंड हार्वेस्टर्स आप कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, अगर फार्म की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सकती है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, अब भाई आप 2 करोड़ का घर बनाने लग जाओ, फैमिली हाउस बनाने के लिए थोड़ी ना गवर्नमेंट पैसे देगी, ठीक है, तो 5th भी नहीं है तो 5th कट जाता तब भी हो जाता, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, consider the following statements. In case of all cereals, pulses, oil seeds, the procurement at MSP is unlimited in any state or university. सभी सीरियल्स का अनलिमिटेड है, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल गलत, कुछ ही पे 23 पे ही तो है, लास्ट जो मैंने उसमें बताया था लास्ट लेक्चर में 23 क्रॉप्स के लिए ही है। इन केस सेकंड स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूटी एट लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर। एमएसपी मिनिमम प्राइस होता है, मैक्सिमम प्राइस थोड़ी ना होता है, मिनिमम प्राइस, इससे तो प्राइस ऊपर ही रहना चाहिए शायद, मार्केट शायद क्या रहना ही चाहिए, इससे ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट का प्राइस, ये थोड़ी ना इससे ऊपर उठेगा ही नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो 26 का आंसर जो होता है वो डी हो जाता है। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं 2-2 मिनट के लिए ये पेजेस रख रही हूँ। आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन हमने किए स्कीम से। अगर कोई स्कीम से क्वेश्चन आता है तो जितने भी ईयर्स में स्कीम्स है ना, अगर एक बार आप उनके फीचर्स को अच्छे से पढ़ लो तो कोई क्वेश्चन स्कीम से आप गलत नहीं कर पाओगे, मतलब कोई भी आपका गलत होगा ही नहीं, खुद ही गलत नहीं होगा। ये सारे स्कीम से क्वेश्चन थे, और जैसे कि आपको BOP हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आपने इन सब चीज़ों में देख ही लिया होगा कि कौन सी आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी में आ रहे हैं। अब हमने जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इकोनॉमिक सेक्शन से, ठीक है। तो आज का इकोनॉमिक सेक्शन हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन हम जो करेंगे वो हम करेंगे 300 जो क्वेश्चंस है इकोनॉमी के, ताकि हम इसको ग्रूम कर सकें, मतलब इसको कर सकें, अच्छे से कर सकें इस सेक्शन को, और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो यूपीएससी में जब क्वेश्चन आए उनको डील करने में। तो हम 300 क्वेश्चन और भी कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से ऐसे ही बने रहिए। और अगर अब तक आपने हमारे लेक्चर को देख लिया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, लेक्चर को और वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और 300 क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाइए। तो हम अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। सो अभी के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।